नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ राय वशिष्ठ, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, स्पीडिंग एजुकेशन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर कई एक दिनों से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के सुझाव आ रहे थे, उसके गार्जियन के सुझाव आ रहे थे कि आप जब बैंक से थे तो आप एक 2-3 वीडियो बनाइए जिससे विद्यार्थी लोगों को बैंक में जो नियुक्तियां होती है उसकी तैयारी करने में उसे सहूलियत हो। तो हमने उनके सुझाव को हृदयंगम करते हुए आज जो वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो का सीरीज लेके आएंगे कि बैंक में नियुक्तियां कैसे होती है, कौन कौन से एलिजिबल होते हैं, उसकी तैयारी कैसे होती है इत्यादि पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का पद क्या होता है और कितने तरह के पद के लिए उसमें बहाली होती है, कौन संस्था है जो इसके लिए बहाली करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं मित्रों कि बैंक में जो नियुक्तियां होती है वो किस तरह से है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में 6 अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो शुरू में बैंकों में जो नियुक्तियां होती थी, सभी बैंक अलग अलग अपना वैकेंसी निकालते थे। बाद में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया, BSRB, और एक SBI ग्रुप था। SBI के मैनेजमेंट उसके लिए वैकेंसी निकाल करके लोगों का सिलेक्शन करते थे। और बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है 20 नेशनलाइज बैंकों के लिए काम करता था। आज के स्वरूप में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का रूप बदल गया है और अब इसको IBPS के नाम से जानते हैं। ये IBPS क्या होता है? ये IBPS एक गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो बहाली होती है उसके लिए पर्सनल का चयन करता है। और इसका पूरा नाम क्या है? IBPS। ये शॉर्ट फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था। बैंक के कर्मचारियों के लिए जो संस्था बनी है, चयन संस्था, वो है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब देखते हैं हम कि बैंकों में जो लोग काम करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से किन किन पदों पर लोग काम करते हैं, और तब हम जानेंगे कि उसकी बहाली कैसे होती है। दोस्तों, देखते हैं कि जो बैंकिंग व्यवस्था है, खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में, उसमें क्या होता है कि जो पद पर आधारित कार्य है वो 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका जो कामगार वर्ग है और दूसरा है जो प्रबंधन वर्ग है। कामगार वर्ग जो वर्ग है उसको हम अंग्रेजी में अवार्ड स्टाफ कहते हैं, और जो प्रबंधन वर्ग है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑफिसर ग्रेड बोलते हैं। तो ये जो कामगार वर्ग है, अवार्ड स्टाफ है, ये भी 2 श्रेणी में बटा हुआ है। इसमें 2 तरह के पद शामिल हैं। उसमें सबसे जो निचले स्तर की नियुक्ति की जाती है वो है 10 अधीनस्थ कर्मचारी के लिए जो सफाई का काम करता है, सफाई से जुड़े कार्य जिसमें लगे हुए रहते हैं, वो सबऑर्डिनेट स्टाफ कहे जाते हैं। और दूसरा है क्लरिकल। ये क्लरिकल क्लर्क पोस्ट पर बहाली होती है, उसको क्लरिकल स्टाफ बोलते हैं। और इसमें भी कई एक तरह के अलग अलग हैं क्लरिकल में, लेकिन मुख्यतः वो क्लरिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ के बीच में ये कामगार स्टाफ बटा होता है। अब क्या है कि ये जो लिपिकीय संवर्ग है और अधीनस्थ संवर्ग है, ये कामगार क्षेत्र में बटा है, जबकि वो उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो प्रबंधन वर्ग है, अधिकारी वर्ग है। अब इस
प्रबंधन वर्ग और अधिकारी वर्ग में जो है शुरू जो होता है वो अधिकारी पद से शुरू होता है और आगे बढ़ते 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 इसमें 7 स्केल बनाए गए हैं, 7 स्केल हैं अधिकारियों का। पहला है जहाँ से शुरू होता है उसको हम JMG1 बोलते हैं, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड के रूप में किसी भी अधिकारी का सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड का होता है, MMG1 बोलते हैं। उसके बाद है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। अब उसके बाद जो है स्केल 4 का जो अधिकारी होता है वो चीफ मैनेजर कहलाता है। स्केल 5 का जो अधिकारी है वो AGM कहलाता है। AGM मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और स्केल 6 का जो अधिकारी है DGM कहलाता है, डिप्टी जनरल मैनेजर। और अंत में जो सबसे ऊंचा पोस्ट है वो है स्केल 7 जो जनरल मैनेजर कहलाते हैं। तो इस तरह से अधिकारियों का जो श्रेणी बटा हुआ है 1 से 7 तक है। अब इसमें खास करके जो स्केल 4 एंड अपवर्ड है, 4, 5, 6, 7, ये असल में प्रबंधन ग्रुप होता है, प्रबंधन मैनेजमेंट होता है। और स्केल 1, 2, 3 ये जूनियर, मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट कहलाते हैं। अब देखिए कि ये जो प्रबंधन वर्ग और कामगार वर्ग में जो बैंकिंग व्यवस्था बटी हुई है इसमें भी कई एक तरह का होता है कि अब जैसे अधिकारी वर्ग में जो है अगर नियुक्ति होती है तो पीओ एक शब्द है, बड़ा प्रचलित शब्द है। हर विद्यार्थी का जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, उत्तीर्ण होना चाहता है, उसकी आकांक्षा होती है कि वो पीओ का एग्जाम दे और उसमें सफल हो। ये पीओ होता क्या है, पहले हम इसको जानते हैं कि पीओ जो पद है बैंक में उसका स्थान कहाँ है और उसका माने क्या है और उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं पीओ का फुल फॉर्म है ये प्रोविजनरी ऑफिसर। अब प्रोविजनरी ऑफिसर जो है परीक्षा विधीन अधिकारी इसको कहते हैं। अब परीक्षा विधीन अधिकारी क्यों कहते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर क्यों कहते हैं? ये तो अधिकारी वर्ग है जो 1 से लेकर के 7 तक जाता है। तो सबसे पहले जानिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि ये पीओ क्यों कहा जाता है और पीओ होता क्या है। दोस्तों जब किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है अधिकारी वर्ग के लिए तो उसके लिए जो वैकेंसी निकाला जाता है वो पीओ करके आता है। अब पीओ जो है प्रोविजनरी ऑफिसर है। अब प्रोविजनरी ऑफिसर का मतलब होता है कि जब बहाली हो जाती है, किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है पीओ के रूप में, तो पहली नियुक्ति जब उसकी होती है वहाँ से लेके और 2 वर्ष के बीच में, ये 2 वर्ष के बीच जो है उसका ऑन प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन जो अवधि है वो अधिकारी के लिए 2 वर्ष का है। इस 2 वर्ष में क्या होता है कि उस अधिकारी को एक ही बैंक के विभिन्न काउंटरों पर विभिन्न विभागों में काम कराया जाता है, काम सिखाया जाता है। डिपॉजिट है, एडवांस है, मिसलेनियस है, ऑपरेशन है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उसे काम का अनुभव दिया जाता है, शेयर किया जाता है कि बैंक की प्रक्रिया क्या है। और इस तरह से ये प्रक्रिया 3-3 महीने 6-6 महीने पर इस शाखा से दूसरे शाखा में, दूसरे शाखा से तीसरे शाखा में अनुभव प्राप्त करने के लिए इन अधिकारियों का पोस्टिंग होता है। और कोशिश किया जाता है कि ये 2 साल का जो अवधि है उसमें ये पूर्ण रूपेण बैंकिंग व्यवस्था को जान ले, बैंकिंग टर्म को जान ले, और ये उम्मीद की जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑफिसर ऑन प्रोबेशन पर जिस पीओ का स्वरूप होता है और उसकी जो बहाली होती है, इसीलिए पीओ कहा गया है कि उसको 2 साल तक प्रोबेशन पर रखा जाता है परीक्षा विधीन अधिकारी के रूप में। अब ये हुआ पीओ और परीक्षा विधीन अधिकारी। यही फिर जब प्रमोट होते जाते हैं तो आगे चल करके स्केल 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचते हैं। तो एक बहाली तो बैंकों में हुआ कि जो सीधे भर्ती होता है वो पीओ के रूप में होता है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में मैनेजमेंट ने कुछ और भी प्रावधान रखा है कि अधिकारी को कैसे वो ले। तो जो कामगार वर्ग है यहाँ से भी निश्चित नियम और कानून के शर्तों के आधार पर वहाँ से भी अधिकारी वर्ग में
सिलेक्शन किया जाता है उसको प्रमोटी अधिकारी के रूप में लिया जाता है, और बाद में चल के चाहे वो अधिकारी प्रमोटी हो या पीओ हो, सब के सब अधिकारी ही कहलाते हैं स्केल 2, 3, 4, 5 में। इस तरह से तो हम देखते हैं दोस्तों कि बैंकिंग व्यवस्था में जो पदों का सृजन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है कामगार लोगों का, दूसरा है जो प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं, प्रबंधन में शामिल होते हैं, प्रबंधक कहे जाते हैं। अब ये कामगार में भी 2 तरह का है, एक सबऑर्डिनेट है और दूसरा क्लेरिकल है। अब हम जानते हैं कि ये जो IBPS बहाली निकालता है, नियुक्ति निकालता है कि भाई किसी पीरियड में, निश्चित पीरियड में ये लोगों को बहाल करेगा, तो ये सिलेक्शन कर लेता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस क्या बोलते हैं नेशनलाइज बैंक में कितनी नियुक्ति है वो वहाँ से के आधार पर वैकेंसी निकालता है। और इसका काम है कि वैकेंसी निकालना, उस परीक्षा को कंडक्ट करना और उसके बाद इसको लिस्ट बना करके मैनेजमेंट के पास दे देना। अब देखिए यहाँ पर जो क्लेरिकल कामगार क्षेत्र में जो बहाली होती है वो परीक्षा के आधार जो पर बहाली होती है वो क्लर्क से शुरू होता है। अब ये क्लर्क जो है क्लेरिकल स्टाफ का जो बहाली होता है, बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि बैंक में जा कर के हम जॉब करें, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो आप देखिए। इस वीडियो में हम उसके एलिजिबिलिटी पर चर्चा करेंगे, आगे के वीडियो में हम उसकी तैयारी पर चर्चा करेंगे, उसके विषय क्या होते हैं, कितने तरह की परीक्षाएं होती है उस पर। तो आज हम इसके एलिजिबिलिटी पर लेकर चर्चा करते हैं। कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक पास किया हुआ छात्र है वो क्लेरिकल पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, उसकी योग्यता है स्नातक पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा है कि उसका उम्र जो है 20 और 28 साल के बीच में होना चाहिए। जिस डेट में वैकेंसी निकाला जाता है वो एक डेट डिटरमाइन किया जाता है वो IBPS के द्वारा उस डेट को, तो उसका एज 20 और 28 के बीच में होना चाहिए। ये सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट का जो नीति है उसके आधार पर OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्स और भी गाइडलाइन के आधार पर उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 साल, 5 साल, 2 साल, इस तरह से। तो वो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके आधार पर लागू रहता है, लेकिन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उम्र जो है 20 साल और 28 साल के बीच में होना चाहिए। वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। और क्या क्या है इसके साथ कि जिस राज्य में वो नौकरी करना चाहता है उस राज्य की स्थानीय भाषा में वो प्रवीण होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी वो असम में अगर नौकरी करना चाहता है तो वहाँ की भाषा के बारे में उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। तो स्थानीय भाषा की पकड़ भी एक मायने रखता है। दूसरा है कि अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ उसको कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब जो अहर्ताएं पूरी करेगा वो क्लेरिकल की परीक्षा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होगा। अब इसके अलावा अधिकारी वर्ग का है। अधिकारी वर्ग में क्या है कि वो वहाँ भी है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए, 50% कम से कम उसे उसमें मार्क्स प्राप्त होना चाहिए। और इसके एज को रखा गया है 20 साल और 30 साल के बीच में। इसका जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गाइडलाइन है वो वहाँ पर लागू होता है। SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्स या अदर लोगों के साथ जो लागू है उसमें। तो इस तरह से क्लेरिकल के लिए और ऑफिसर के लिए एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब यहाँ पर हमने आपके सामने में रखा है। अब आगे के वीडियो में, ये पार्ट 1 वीडियो है और आगे के वीडियो में हम इस परीक्षा में क्या क्या होता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं और इसका तैयारी कैसे किया जाता है, इसके विषय क्या क्या होते हैं, इस पर लेके आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इससे आप हमको अवगत कराते रहिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में
जाकर के आप देखेंगे तो बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। बैंक से संबंधित जो जानकारी है हम उस प्लेलिस्ट में डालते रहते हैं। और ये 2-3 सीरीज में ये वीडियो आएगा कि बैंकों में नियुक्ति कैसे होती है, उसके लिए कैसे तैयारी की जाती है और कैसे हम सफल हो सकते हैं। अन्य अन्य विषय जो परीक्षा में आते हैं, अर्थमेटिक है, अंग्रेजी है, रीजनिंग है, इस सब पर हम लेकर के आगे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।